एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, एक मोस्ट अवेटेड एग्जाम की हम लोगों को सबको बेसब्री से इंतजार था और वो एग्जाम है आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिए जाने वाला असिस्टेंट इंजीनियर का, मतलब एमपीपीएससी एई। ये एग्जाम 2022 यानी 2022 में लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था, मतलब उसका नोटिफिकेशन आया था, जिसकी एग्जाम 2023 में हुई थी। 2023 में इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था और रिसेंटली कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एमपीपीएससी एई 2024-25 का बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। हम लोग भी इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे और इंटरनल सोर्सेस से कुछ बातें भी हम लोगों ने पता की। हमें यह पता चला कि अब जैसे आपका ये एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया है, उसके कुछ दिनों बाद मतलब नवंबर एंडिंग या दिसंबर में आपको एमपीपीएससी एई का भी नोटिफिकेशन मिलने वाला है, राइट। तो उसी को लेकर यहां पर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम टू द पॉइंट और जो चीजें नेसेसरी है, जो चीजें रिक्वायर्ड है, उन्हीं की यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहली चीज, कोशिश करेंगे कि यह अटेम्प्ट हमारा, चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, सिलेक्शन इसी में लेना है। पहली बात, मैंने पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन इस बार फाइनल हो जाए, राइट। पहली चीज, ठीक। दूसरी बात, इस वीडियो में हम एक तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, है ना, और सिलेबस के साथ में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कुछ ऐसे प्लान्स बताने वाला हूं जिससे आपको लगेगा कि एमपीपीएससी एई को क्रैक करना इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि जिनका क्रैक होगा, जिनका ऑलरेडी क्लियर्ड है, जो सिलेक्टेड है, उनसे आप पूछेंगे, ये बहुत बड़ी बात भी होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके बाद मंथली एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट में सैलरी डिपॉजिट होती है और वो काफी हैंडसम सैलरी है। तो बात यहां पर करने वाले हैं हम लोग कि किस तरीके से इस एग्जाम को टैकल किया जाए। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हमारे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम एमपीपीएससी एई के बारे में। सबसे पहले तो हम यहां पर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो लेक्चर में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर, ठीक है। सारा रहस्य एग्जाम सिलेक्शन क्लियर करने का, सारी बातें यहीं पर छुपी हुई है। आप इसको पहले डिकोड कर लें, आप अपने सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले आपका एक स्कीम कहिए इसको, ये हमारे एग्जाम का पैटर्न या स्कीम है। स्कीम का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हमारा पेपर लिया जाएगा और उसमें क्या आएगा। तो हम बात करें, अभी हमने जो यहां पर आपके सामने एक सिलेबस दिखाया है, ये सिलेबस जो है ये 2022 का है। क्यों? क्योंकि 2024 का तो अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है नहीं, ठीक है। तो हम जब 2024 का आएगा तब भी आपको डिटेल बताएंगे, बट अभी जो हमें जहां से तैयारी करना है, हम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर सकते, राइट। हम ये नहीं सोच सकते कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा हम उसमें सिलेबस देखेंगे और हमारी स्टडी को स्टार्ट कर देंगे। उस दिन तो आप काफी पीछे छूट गए होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर चुके हैं, कुछ जो है वो अब इसको देखकर भी शुरू कर सकते हैं, और कुछ जो है वो हमारे लेक्चर्स, जब हमारा कोर्स लाइव हो जाएगा तब भी उसको देखकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां पर मेंशन करूं कि ये 2024 के लिए पढ़ाई करेंगे, हम 2024 के लिए पढ़ाई करने वाले। पहली चीज, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरीके से इन्होंने हमारे सिलेबस को डिजाइन किया है। पहली चीज कि हमारे सिलेबस में खंड अ और खंड ब आते हैं, मतलब सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन। सिंगल पेपर होगा, उसके दो सेक्शन होंगे, एक होगा हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए मतलब खंड अ और सेक्शन बी मतलब खंड ब। दोनों जो है इसमें खंड अ मतलब सेक्शन ए में आपको नॉन टेक्निकल पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल मतलब जैसे मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, ठीक है। मतलब आपसे यहां पर पूछा रहा है वो एमपीजी के पूछना चाह रहा है, और कुछ थोड़ी बातें जो आपकी इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल की भी है। फिर यहां पर है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, राइट। तो इसका ये अभी केवल मैंने आपको कहा कि ये स्कीम है ना। डिटेल सिलेबस का एनालिसिस मैं भी आपको करवाऊंगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। केवल आपका मैंने एक स्कीम ली है कि जो हमें एमपीपीएससी प्रोवाइड करता है कि आपको दो चीजें क्लियर होना चाहिए। एक होना चाहिए एमपी का कंप्लीट जीके, है ना, और दूसरा होना चाहिए आपको जो यहां पर कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान लिखा है उसको आगे चलकर एक सब्जेक्ट बना दिया जाएगा जिसका नाम होगा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइंड जो है, इन दोनों का मतलब आपका एमपीजीके और आईसीटी जो है, इन दोनों का कंबाइंड हमें 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा। मतलब हमारे पेपर में 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
50 क्वेश्चंस को आप पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको यहां पर टोटल मार्क्स जो है वो 150 मिलेंगे, ठीक है। मतलब 50 क्वेश्चंस को आप पर क्वेश्चन 3 मार्क के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जो सेक्शन ए या खंड अ वाला पार्ट है उसमें टोटल मार्क्स जो होंगे वो 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। वहीं पर हम बात करें हमारा सेकंड पार्ट के लिए, मतलब सेक्शन बी या खंड ब के लिए, तो इसमें विषय संबंधित इंजीनियरिंग विषय लिखे हुए हैं। मतलब आप जिस स्ट्रीम से पढ़ाई करके आए हैं, जिससे आपकी इंजीनियरिंग हुई है, उस स्ट्रीम में आप ये एग्जाम देंगे। तो यहां पर सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और कृषि मतलब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इन 4 सब्जेक्ट में, क्योंकि ये कोर इंजीनियरिंग कही जाती है, इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको पेपर लिया जाता है। अलग जिस स्ट्रीम से आप हैं उस स्ट्रीम में आप पेपर फिल कर सकते हैं एग्जाम में। अब इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन अगेन आप मार्क्स में देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे 3, और टोटल आपको मिलेंगे 300 मार्क्स। तो ये हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात, और यहां पर हो गई हमारे नंबर ऑफ मार्क्स की बात। टोटल सम करके देखिए तो इन दोनों को सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी देखें तो 150 क्वेश्चंस हो रहे हैं, और 450 मार्क्स का हमारा ये आपका पेपर है जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं, राइट। अब बात करें कि क्या 450 पे सिलेक्शन होगा, तो बात देखिए मेजॉरिटी ऑफ अगर हम बात करें तो 450 इज अ लार्ज नंबर। क्यों? क्योंकि फिर 50 नंबर जो है वो इंटरव्यू के लिए हैं, 50 मार्क्स जो है वो आपके साक्षात्कार के हैं। अब आप रेशियो निकाल कर देख लें, अगर आप देखें कि टोटल कितने पर सिलेक्शन होता है तो टोटल होता है 500 पर, टोटल 500 पर है। 500 में से 450 तो अकेला आपका रिटन पेपर ही कैरी करता है, और केवल 50 नंबर जो है वो इंटरव्यू के हैं। जब इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, जब आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इवन मैंने प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी जब ये गाइडेंस प्रोवाइड किया तो उसमें बहुत क्लियर कट डिवीजन करके समझाया है कि किस तरीके से इंटरव्यू में मार्क्स दिए जाते हैं। एक 16, 17, 18 मार्क्स आउट ऑफ 50 तो आपको दिए जाएंगे ही। ये हमारा एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है जिसमें हमने इंटरव्यू के बारे में बात की थी। बट अभी हम देखें कि जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें मेन जो आपका पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स जो हैं 450, उनको किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से 450 के करीब पहुंचा जाए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कुछ बेसिक बातें जो यहां पर नहीं है, मैं उनको आपको 1 बाय 1 समझाना चाहता हूं। जैसे एक हमारे पास पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम को लेकर आपको ध्यान देना होगा कि इस एग्जाम में हमारे पास हमारा जो पेपर आएगा, आपने ये कहा 450 मार्क्स का आपका क्या है टोटल पेपर है। 450 मार्क्स मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का, ये आपका टोटल मार्क्स हो गए। इसी में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपको अगर एक क्वेश्चन का सही देने का, अगर आपको सही क्वेश्चन का अगर आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर एक सही क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर या आंसर करने पर आपको वहां पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए भी ये एग्जाम बहुत जरूरी होती है, ठीक है, ताकि कोई भी नेगेटिव ना हो पाए। इसीलिए हमें ये टू द पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, अपडेटेड डेटा के साथ और एक्सपर्ट से ये सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। पहली चीज। बात करें हम लोग सेकंड पार्ट की, जिसमें लिखा है मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहां पर जो हमारा मोड ऑफ एग्जाम है वो बहुत ही प्यारा, अभी फिलहाल में तो ऑफलाइन चल रहा है ना। ज्यादा अच्छा है ऑफलाइन हो, तब तक हमारा एग्जाम ही निकल जाए, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि ना हम अभी तक जो एग्जाम्स देते हैं, कॉलेज में जो एग्जाम देते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जनरली हम लोग ऑफलाइन मोड में करते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल में मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन है। आपके पास पेपर आएगा, ओएमआर शीट फिल करना होती है और इस तरीके से आपका पेपर होता है। देन हम बात करें हमारे लैंग्वेज ऑफ पेपर की। हमारे पेपर की लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो, पेपर की लैंग्वेज में हमारे पास 2 टॉपिक हैं। एक हमारे पास आता है नॉन टेक्निकल और एक आता है हमारे पास टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल जो है उसमें जो पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में वो बाय डिफॉल्ट होता ही है। ये पेपर जो होता है वो हिंदी इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो आपको पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन केवल नॉन टेक्निकल वाला पार्ट। अगर हम बात करें टेक्निकल वाले पार्ट की, तो टेक्निकल वाला जो पार्ट है इसमें जो पेपर होता है वो केवल और केवल ओनली इन इंग्लिश मीडियम। इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपर हिंदी में नहीं आता है ना। तो ये ध्यान रखें बहुत अच्छे से कि अगर आप किसी भी मीडियम से हैं,
आपको अगर आपका इंग्लिश वीक भी है थोड़ा, तो भी थोड़ा ध्यान दें, आपको ये टेकल करना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक। देन आता है सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखो, हमने कहा कि हमारे पास सिंगल पेपर है। कितना पेपर है यहां पर? सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 450 मार्क्स, जो कि अभी हम देख कर आए। फिर हमारे पास क्या है? कोई मेंस नहीं है यहां पर, तो हमारा डायरेक्ट आ जाता है इंटरव्यू। हमारा क्या है यहां पर? इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के मार्क्स भी हमने देखे कि वो 50 मार्क्स हैं, ठीक। तो ये हमारी सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें हमें टोटल 500 मार्क्स में से हमें सिलेक्शन होगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। फॉर्म फिलिंग हुई, आपने फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट किया, तो कितने बच्चे यहां पर इंटरव्यू देने जाएंगे, कितने लोगों को यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, जहां पर बात आती है कट ऑफ की, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जितनी टोटल वैकेंसी होती है, जितनी भी वैकेंसी आती है, टोटल वैकेंसी जो आती है, उस वैकेंसी का 3 टाइम्स, कितना? 3 टाइम्स जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं, ठीक है। याद रखें यहां पर कि आपने रिटन एग्जामिनेशन दी है, फर्स्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपका जो कॉल लेटर आएगा उसमें 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। अब और आगे बात करें, अब ये जो यहां पर आपके पास स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो है। जिंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, मोरल डाउन हो रहा है, किसी ने कोई नेगेटिव बात कर दी, परिवार वाला कुछ बोल रहा है, टाइम कम है, घर वाले शादी का प्रेशर बना रहे हैं, गर्ल होगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, XYZ जो भी प्रॉब्लम्स है ना, मैं उन प्रॉब्लम पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि मुझे MPPSC AE के लिए प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, क्यों MPPSC AE बाकी अदर एग्जाम के ऊपर आती है, क्या बेनिफिट्स हैं, प्लस पॉइंट क्या है, बात करते हैं। चलो आओ, सबसे पहले यहां पर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जिसके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल अभी कर चुका हूं आपके सामने कि कितना प्यारा एग्जाम पैटर्न है, कि भाई साहब आपको यहां पर केवल और केवल 1 पेपर देना है, ठीक है। एक पेपर देना है और उस पेपर से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, एक ही पेपर से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एग्जाम पैटर्न इतना आसान है। दूसरी बात करें, यहां पर एक टर्म लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या कि देखो, पहले ना ये हुआ करता था कि एमपीपीएससी जो है जब असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर लेती थी, तो पहले एक पेपर लेती थी प्रीलिम्स, देन वो पेपर लेती थी मेंस का, जहां पर वो कन्वेंशनल पेपर पूछती थी, जहां पर आपको अपना कॉलेज टाइप से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आना पड़ता था। जैसे आप सिविल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो आपको वहां पर क्वेश्चन को पूरी डिजाइनिंग करके आनी पड़ती थी। लेकिन अब ये चीजें सारी गायब हो चुकी है, अब केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पेपर देना है। कितना आसान हो गया देखो, सीधा ऑब्जेक्टिव बेसिस है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से एक ही सही चूज करना है ना। यहाँ पे वो IIT वाला सीन भी नहीं है, मल्टीपल वाला, कि यार मल्टीपल करेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, एक ही सही होगा, ठीक है। और आगे वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा, जो प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। आप बोलोगे यार ये इसके लिए पेपर के लिए हम परेशान हो रहे थे, ये एग्जाम देनी थी, ये इतनी आसान। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपने बेसिक प्रिपेयर किया और आपका पेपर बनेगा। पर बात यह है, इंपॉर्टेंट बात, केवल बेसिक से काम नहीं बनता है, पढ़ना है, ज्यादा ही पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, बात करें हम लोग, अच्छा मेन इंपॉर्टेंट यहां पर इन दोनों का सार क्या है, इन दोनों का कंक्लूजन क्या है। इन दोनों का कंक्लूजन है कि कोई भी मेंस का एग्जाम नहीं होता, नो मेंस, कोई मेन एग्जाम यहां पर नहीं होगा। सिंगल पेपर दो, सिलेक्शन लो, इंटरव्यू दो, मामला खत्म, ठीक। अगली बात आती है लेस न्यूमेरिकल्स की। अब ये क्या चीज हुई लेस न्यूमेरिकल? तो इंपॉर्टेंट बात कि आप जैसे आपके पास बहुत सारी अदर एग्जाम से अगर अपन कंपैरिजन करें, तो जैसे हमारे पास है एसएससी का जेई है ना, एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, रेलवे का जूनियर इंजीनियर है, अदर स्टेट की भी असिस्टेंट इंजीनियर होती है। लेकिन हमारी एमपीपीएससी एई में क्या बेनिफिट है कि यहां पर न्यूमेरिकल भी बहुत कम आते हैं। तो अगर मैं आपको एक वेटेज की बात करूं यहां पर, तो अराउंड 15 to 20% केवल, है ना, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम इतने ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। हम ये वेटेज की बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या बात? चलो उसके बाद और आगे बात करते हैं, क्या पॉइंट है हमारे पास। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये पोस्ट जो है गजेटेड ऑफिसर की है। आप समझ सकते होंगे कि एक एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप, ठीक है। किसके बराबर होती है? जो सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है, देन वो डीसी
मतलब टॉप रैंक जब होल्ड करता है तो उसको डीसी मिलता है। यहाँ पे कोई सीन नहीं है। 200 पोस्ट आ गई, 250 पोस्ट आ गई, अगर आप 250th स्टूडेंट भी हैं तो आप गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। इंपॉर्टेंट, मार्क माय वर्ड, रैंक 1 हो चाहे लास्ट रैंक हो, आपको गजेटेड पोस्ट मिलेगी, समझे आप। तो ये गजेटेड पोस्ट होती है, सेकंड क्लास ऑफिसर है ये हमारे यहाँ का, समझ गए, सेकंड क्लास ऑफिसर, समझते हैं आप इसको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि जो मध्य प्रदेश की आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंजीनियरिंग की फील्ड में एग्जाम लेता है ना, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम है एमपीपीएससी, ठीक है। चलो बात करें नेक्स्ट, क्या प्लस पॉइंट है, तो लेस कंपटीशन। यहां पर कंपटीशन कम है, ठीक है। मैं इसको दो टाइप से बोल सकता हूं, कंपटीशन किस तरीके से कम है। देखो, एक तो ये कि इंडिया लेवल पर देखें तो बच्चे जनरली पहुंच जाते हैं एसएससी जेई और रेलवे जेई की तरफ, राइट। हमारा एमपीपीएससी में दूसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि मध्य प्रदेश में ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो लेवल है वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में आपको मध्य प्रदेश में पढ़ाया भी जाएगा, है ना। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं कि हमारा एजुकेशन का लेवल नियर अबाउट जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं नीचे भी लाई करता है। इसका मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन बाकी स्टेट से थोड़ा कम भी है। प्लस जैसे पास में यूपी है, यूपी की पॉपुलेशन देखिए आप, कई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतना ज्यादा कंपटीशन, तो हम तो फिर भी ठीक है ना। इसलिए यहां पर ये मेंशन किया गया है कि कंपटीशन जो है वो यहां पर कम है, ठीक। फिर हम बात करें यहां पर अपनी सैलरी और अदर बेनिफिट्स, सबसे मस्त काम। देखो, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, है ना, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, तो दो ही चीजों के लिए। पहली चीज तो ये कि यार देखो, लाइफ सेट हो जाना चाहिए, एक बार गवर्नमेंट जॉब में गए फिर झंझट खत्म। आप एक किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को देखिए, वो हमेशा परेशान रहता है, व्हाट नेक्स्ट, कौन सी कंपनी, किस में जाऊं, क्या करूं। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति इतना सेटिस्फाइड होता है अपने आप से कि उसको पता है कि उसने क्रैक कर लिया है, उसको अब लाइफ में कहीं नहीं भटकना है, उसको एक चीज जो उसे चाहिए थी वो मिल चुकी है, वो सेटल्ड है। आई बात समझ में। और दूसरा है यहां पर सैलरी, रुतबा, बेनिफिट्स, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपके आगे पीछे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, आपको असिस्टेंट्स मिल जाएंगे और आपके अंडर में सब इंजीनियर्स आपके अंडर में मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो मजे ही मजे मेरी तरफ से। तो ठीक, बात करें सैलरी की तो मैं यहां पर सैलरी डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी। अगर आप कहेंगे कि सैलरी क्या है, तो मैं सैलरी के ऊपर जो एक्चुअल में जो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होती है, जो असिस्टेंट इंजीनियर के अकाउंट में जो सैलरी डिपॉजिट होती है, वो सैलरी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए वेट करिए, आपके कमेंट का वेट करूंगा अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं और पर्क्स वगैरह जो बेनिफिट्स होते हैं वो, राइट। उसके बाद इजी सिलेबस। सिलेबस इसलिए इजी क्योंकि अभी डिटेल करने वाला हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि सिलेबस कितना आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जो यहां समझने वाली है कि हम थोड़ा सा ना बाइफर्गेशन करें, किस चीज का, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब खंड ओ और खंड ब का। बेस्ट थिंग क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी समझाऊंगा। पहले यहां पर इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझें कि जो टेक्निकल है, टेक्निकल जो है, ये टेक्निकल हमारे पूरे 450 मार्क्स का, ये कंप्लीट कितना है, 450 मार्क्स है। कंप्लीट कितना है, 450 मार्क्स। इस 450 में से आपका जो है 300 मार्क्स जो है वो किसका है, टेक्निकल का है। और अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन की तो इसका कितना है, तो इसका 150 मार्क्स है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल कम आता है, टेक्निकल ज्यादा आता है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल पढ़ के आ रहे हैं और आपसे यहां पर नॉन टेक्निकल पूछा जाता है, वो भी अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो परसेंटेज वाइज 33 एंड 1/3% आपका क्या आने वाला है, नॉन टेक्निकल आने वाला है। और आपका टेक्निकल जो आपको ऑलरेडी स्ट्रांग होता है या आप जो पढ़ते हैं 4 सालों में, वो आपका 66.67% होता है। अब आप इमेजिन करिए, क्या ये वेटेज को आप कम बोल सकते हैं। 1/3 सिलेबस जो है आपका या मार्क्स जो है आपका नॉन टेक्निकल कवर करता है, और पढ़ना बड़ा आसान है ना। मतलब छोटे से कम टाइम में, कम एफर्ट में, लेस कैलकुलेशन में या लेस टाइम कंज्यूमिंग जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नॉन टेक्निकल में ही तो मिलेंगे। और इतना आसान आपको अगर वो 1/3 मार्क्स या 150 मार्क्स देकर चले जाता है तो बहुत बड़ी बात है, राइट। अच्छा, एक ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात लिखी वो मैं बताता हूं, जो आपको एमपीपीएससी की तरफ लेकर जाएगा बाकी सारी एग्जाम से आगे। क्यों बाकी सारी एग्जाम से आगे, समझना इसको। देखो क्या होता है कि बाकी सारी एग्जाम्स में ना सिलेबस दे दिया जाता है और हमें बोल दिया जाता है कि इस सिलेबस से ही पेपर आएगा। मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन एमपीपीएससी ने इतना प्यारा सिलेबस डिजाइन किया है कि एमपीपीएससी क्या करता है, एमपीपीएससी आपको यूनिट डिवाइड करके देता है और यूनिट डिवाइड करके बोलता है कि
पर यूनिट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा, मामला खत्म। ठीक है, मतलब नॉन टेक्निकल की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका पर यूनिट हमारे कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, है ना। इसी तरीके से 5 यूनिट आएंगी और 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। वैसे ही टेक्निकल के मामले में भी प्लस पॉइंट है कि हमारे पास पर यूनिट अगर अपन बात करते हैं, प्रति इकाई में आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहां पर भी आपके पर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं। तो हुई ना अच्छी बात। हमें ये पता होगा कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना फोकस करना ही करना है और इससे 10 क्वेश्चन आना ही है। बाकी एग्जाम में आपको निकालना पड़ता है कि यार प्रीवियस ईयर का क्या डेटा रहा है, किससे कितना वेटेज जा रहा है। किसी समय वो होता है तो सोम ज्यादा पूछ लेता है, तो किसी समय एफएम ज्यादा पूछ लेता है ना। ये प्रॉब्लम्स यहां पर नहीं है, यहां पर सीधा सीधा कैलकुलेशन है, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारे बैचेस के बारे में। न्यू बैच लॉन्च हो रही है। न्यू बैच जो लॉन्च हो रही है, देख पा रहे होंगे आप, दोनों मीडियम में आपको मिलेगी। एक आपको ऑनलाइन मोड में भी मिल सकता है और दूसरा आप ऑफलाइन चाहें तो उसमें भी मिल सकता है। बात करें हम लोग लाइव और रिकॉर्डेड बैच की, तो जो अभी आपका मोस्ट अपडेटेड डेटा के साथ आपको जो बैच अनाउंस किया जा रहा है यहां पर, वो किया जा रहा है 12 नवंबर 12 नवंबर 2024 से 2024 से। ठीक है, ट्यूसडे है, भूले ना इस दिन, है ना। इस दिन आपके ये जो क्लास है वो ऑन एयर हो जाएगी और आपका सिलेबस, आपका जो ये एमपीपीएससी एई का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। पहली बात हम बात करें हमारे ऑफलाइन मोड की, कि जहां पर ऑफलाइन में बैच जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है हमारी 11 नवंबर से। ठीक है, 11 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है। इस दिन मंडे है। आपको अगर इस बैच में एडमिशन लेना है तो आपको हम नंबर बताएंगे लास्ट में, उस नंबर पर कॉल कर कर हमारे यहां पर ऑफिस में आकर, या आप किसी तरीके से इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ऐप के थ्रू हमारी जानकारी ले सकते हैं, ऐप परचेस कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी। आपका ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो 12 नवंबर से शुरू हो रही हैं और जो आपका ऑफलाइन मोड जो है, ऑफलाइन मोड में जो आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी बात सिलेबस की। ठीक, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है उसका सिलेबस। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपने आधा रास्ता तो ऑलरेडी तय कर लिया। अब मैं आज कोशिश करता हूं कि मैं वो आपका आधा रास्ता तय करवाने में आपकी हेल्प करूं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर हमारे खंड अ या सेक्शन ए की, जिसमें हमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा गया, बोला गया है। मैंने यहां दोनों लिया है क्योंकि आपको पता है, अभी बताया कि दोनों मीडियम में आपका पेपर आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इनकी बात करें तो स्पेशली यहां पर आपको आगे और भी दिखेगा, जो ये हमारा पहला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सेक्शन ए में क्या क्या आता है। पहले तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक हमारा बनने वाला है यहां पर एक कोर सब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे एमपीजीके, और दूसरा हम कहेंगे यहां पर आईसीटी, जिसके बारे में अभी हम ऑलरेडी कंप्यूटर के बारे में बात करके आए थे ना थोड़ी, वो आईसीटी। अब एमपीजीके जो है इसके भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे हम यहां पर कहेंगे कि एमपी में हमें क्या पूछा जाएगा, तो एमपी की ज्योग्राफी पूछी जाती है। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी मतलब आप इसको कहेंगे भूगोल पूछा जाएगा। फिर हमें एमपी की ही पॉलिटी पूछी जाती है, मतलब आपकी राजनीति से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो यहां पर पूछी जाएंगी। राजनीति के साथ में यहां पर इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी आएगी यहां पर, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स आ जाएगी। इकोनॉमिक्स मतलब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसका एक सेक्शन जिसमें हमें पूछा जाता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ में ही एक चीज अटैच की गई है, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ये चीज जो है ये है आपका इतिहास, कला एवं संस्कृति। इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किसकी कितना क्या क्या सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है क्या, दूसरा हमारे पास है आईसीटी। आईसीटी को भी पूरा डिटेल में अभी करके बता रहा हूं, जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन ए में हम बात करेंगे यूनिट वाइज कि एक यूनिट बनी जो हुई है वो बनी हुई है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की, मतलब ज्योग्राफी की।
ठीक है, जिसको हम कहेंगे भूगोल की, मध्य प्रदेश का भूगोल। सिलेबस देखिए, हमें यहां पर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जहां कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, जिसको आप परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। और फिर है हमारा इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये सिलेबस दिया गया है, इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी या भूगोल को। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वन के बारे में, पर्वत के बारे में, नदियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदियों का तो मायका है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत अच्छी है ना, हमारे यहाँ चीनी यात्री आते हैं और बोल के जाते हैं कि मालवा की जो जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। तो बहुत सी चीजें हैं, खनिज संसाधनों में, प्राकृतिक और खनिज संसाधनों में, जो नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेस आपके पास है, ये जो हैं उसमें आप संपन्न हैं, काफी संपन्न हैं। और फिर आपको और पढ़ाया जाएगा कि छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो हमारे साथ कौन सी चीजें हमसे चली गई, है ना, तो बाकी बातें भी। ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश में कोयला है, मध्य प्रदेश में नदियां हैं, मध्य प्रदेश में वाटर अवेलेबिलिटी है, तो फिर उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ऊर्जा के संसाधन भी है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। मध्य प्रदेश के ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है, तो मध्य प्रदेश में जो हीट का अमाउंट है वो भी काफी अच्छा मिलता है, इसीलिए सोलर जो सिस्टम है या सोलर एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो रहा है। जगह जगह पर आप देखेंगे विंड मिल्स लगा दी गई है, तो उनकी सारी डिटेल बातें करेंगे। नदियों की वजह से सिंचाई और विद्युत परियोजना भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी रही है, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में बात की गई है। फिर हम बात करेंगे हमारा अगला पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को इन्होंने मर्ज किया है, मतलब राजनीति और अर्थशास्त्र जो है वो इन्होंने इसी यूनिट में कंबाइन करके दिया। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश है ना, मतलब राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना है, पूरी पढ़ेंगे मतलब टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक। इवन मैं आपको ग्राम सेवक तक भी सारी बातें बता दूंगा कि आप राज्यपाल से शुरू करें, मुख्यमंत्री पर आए, मंत्री परिषद पर आए, मंत्रिमंडल पर आए, उसके नीचे और आप जाएं, आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सारी बातें A to Z ग्राम सेवक तक मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। क्योंकि हमारा सिलेबस ये बात डिमांड कर रहा है ना, हमारे सिलेबस में बात लिखी है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ें तो गवर्नर के बारे में पढ़ें, कैबिनेट के बारे में पढ़ें, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ें, और फिर वो बोल रहा है कि पंचायती राज भी पढ़ें। मध्य प्रदेश हमारे भारत का ऐसा पहला ऐसा राज्य है जिसने संवैधानिक आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे पंचायती राज व्यवस्था इंप्लीमेंट की थी। तो इस बनी सी बातें जब हम पूरे भारत में पहले नंबर पे आते हैं तो क्वेश्चन पूछना भी हमसे बनता है, राइट। तो हम यहां पर पंचायती राज व्यवस्था की भी पूरी बातें करेंगे। फिर हमारे पास आता है सोशल सिस्टम, जहां पर हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। डेमोग्राफी एंड सेंसस के बारे में, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहां से इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थव्यवस्था वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, 2 to 3 क्वेश्चंस, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपको, अगर आपको वेरीफाई करना आप करिए, कहीं जाकर पूछना पूछिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको केवल एक टॉपिक, है ना, वो एक टॉपिक कौन सा, जो आपका जननांकिकी एवं जनगणना लिखा है, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फिर बात करें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। 1947 में भारत आजाद होता है, 1950, 1955, 1956 में हम जाकर बन जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश एक्चुअल मध्य प्रदेश के फॉर्म में आया। देन उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होता है। तो इस सब ड्यूरेशन में ना मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ, मध्य प्रदेश जो है उसने कैसे आर्थिक रूप से प्रगति की है, वो हम पॉइंट वाइज, ईयर वाइज, मैंने आपको अभी क्या कहा, 1947 से शुरू करेंगे। 1947 के पहले भी शुरू करवा दूंगा मैं, जब मैं आपको फैक्ट्रीज वगैरह पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि मालवा मिल जो है वो कब बनी थी, है ना, आपके जो शुगर मिल्स है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां है वो और कब बनी थी, तो सारी बातें क्लियर होने वाली है। फिर हम बात करें इंडस्ट्रीज, जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री वाले पार्ट में पूरी बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन जो था वो 2 सब्जेक्ट को कवर करता है, जिसमें हमें राजनीति और अर्थशास्त्र, मतलब पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ना है। फिर हम बात करें एक मेजर पोर्शन जो कि सभी बच्चों का कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से हिस्ट्री जो और आर्ट और कल्चर जो है मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को। कैंडिडेट बोलना चाहिए, बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं अब, है ना, और हो सकता है आपका पीजी हो गया हो सकता है आप मुझसे बड़े हो, लेकिन वो है ना निकल जाता है, थोड़ा सा चलेगा। बट
हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है ना कहीं थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पाते हैं, हर कैंडिडेट इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट पाता है। लेकिन आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर मेरे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। मैं ये अश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप फोकस्ड हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, आप फोकस्ड रहिए और सामने वाला क्या बोल रहा है ये सुन लीजिए। मैं लिख कर दे सकता हूं कि आपको हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, जैसे हम लोग इतिहास के अभी तक के जो इवेंट्स हुए, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे पास है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो पढ़ेंगे। कौन कौन से यहाँ पर वंश हुए, कौन कौन से शासकों ने यहाँ रूल किया, वो सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं। दूसरा कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस में और मध्य प्रदेश की तरफ से क्या पार्टिसिपेशन रहा, क्या उनका योगदान रहा, वो यहां पर पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए थे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उनमें मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा, मध्य प्रदेश के कौन ऐसी विभूतियां आई, कौन ऐसे महानुभाव और कौन ऐसे महात्मा आए जो मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर उन्होंने मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, वो बात भी यहां पर हम करने वाले हैं। बात करें आर्ट एंड कल्चर, जो मैंने अभी आपको कहा कि यहां पर हम कला एवं संस्कृति की पूरी बात करेंगे। मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स, बोलियां और उनसे रिलेटेड जो हमारी यहां पर जनजाति है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे कौन कौन सी जनजाति है। अगेन मैं आपको एक बात बोल देता हूं, केवल सिंगल टॉपिक आप मार्क कर लें, ट्राइब और ये जो आपकी जनजाति वाला है, इससे आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने वाले हैं ही। ट्राइब, डायलेक्ट्स वगैरह से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में मिल जाते हैं। अब वो बात अलग है कि वो ट्राइब के कभी पूछ लेता है देवता कौन है, तो कभी त्योहार पूछ लेता है, तो कोई बोल देता है लोकगीत, तो कोई बोल देता है लोक गायन, तो कोई बोल देता है कि इनके कल्चर में क्या पहनावा है, तो कोई कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बनाते हैं या क्या इनकी आजीविका किस बात पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखे होंगे मृगनयनी एम्पोरियम्स खुले हुए हैं, हर जिले में है ना। तो मृगनयनी एम्पोरियम में आप जाकर देखें, जिले की वहां पर आपको अच्छी अच्छी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं तो मानता हूं कि हमारे यहाँ के जनजातीय वर्ग का है। ठीक, फिर हम बात करें यहां पर और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ना हस्तशिल्प कला होती है, उसमें भी मध्य प्रदेश काफी ज्यादा आगे है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आप ट्राइब जो पढ़ेंगे तो क्लियर करवा दी जाएंगी आपको। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग, जैसे हमारे त्योहार होते हैं, लोकगीत होते हैं, लोक गायन, लोक संगीत, लोक कलाएं, उनकी पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, अलग अलग एरा के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में से कौन विभूतियां हुई जिन्होंने बड़े बड़े कुछ लिटरेचर आपको दिए हैं। जैसे आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, व्यक्ति तो क्या ही बोले, वो महात्मा है कालिदास जी का। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ना, उनका रिलेशन मध्य प्रदेश से रहा है ना, तो ऐसी बातें हैं। ठीक है, फिर आप देखें कि हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी, मॉडर्न डे में हम देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जबलपुर से रिलेटेड रही, कितना बड़ा योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो ऐसे हम उनकी चीजें और उनके लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। बात करेंगे फिर टूरिस्ट प्लेस। मध्य प्रदेश तो टूरिज्म के लिए जाना ही जा रहा है ना। मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो जिस तरीके से गति कर रहा है वो अपने आप में अविश्वसनीय है। ठीक है, तो इनकी मैं आपको विथ डायग्राम, जगह और प्लस जिले के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा कि किस जिले अगर आपको जाना है तो कहां पर आपको क्या चीज देख कर आना है। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। अभी तक की जितनी भी पर्सनालिटी हुई, वो चाहे किसी भी विधा या किसी भी क्षेत्र या किसी भी खेल से संबंधित है, उन सभी की बातें यहां पर करने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा कि किसी चित्रकार का नाम पूछा गया है कि ये किससे संबंधित रहे हैं, तो किसी साहित्यकार का नाम पूछा गया है जिनको कुछ अवार्ड वगैरह मिल जाते हैं तो वो पूछ लिया जाता है। देन हमसे ये पूछ लिया जाता है कि कोई खेल से संबंधित है तो वो बताइए कि ये कहाँ या किस जिले से संबंधित है, या ये कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में मेंशन करवाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अब मेन पॉइंट, ये हमारी यूनिट नंबर 4 आ गई। देखिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, आप इसको यूनिट 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको आप यूनिट 2 कंसीडर कर लीजिए, इसको आप यूनिट 3 ले लीजिए, इसको आप यूनिट 4 ले लीजिए, और ये आपकी यूनिट 5 हो गई। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है पर यही यूनिट्स है। ठीक, देखिए इसमें हमें करंट इवेंट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट इवेंट के बारे में, जो कि इंटरनेशनल लेवल के होंगे, नेशनल लेवल के होंगे और एमपी के भी होंगे। अब अभी देखेंगे आप तो करंट अफेयर से भी जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत 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 बेसिक पूछ लेते हैं। अगर मैं आज से आपको एक बात बोलता हूं, ये बात मेरी आप कहीं पर नोट करके रख सकते हैं कि अगर आपको करंट पढ़ना है, अगर आपको करंट पढ़ना है
तो आप डेली, अभी फिलहाल में तो डेली दैनिक भास्कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। दैनिक भास्कर पढ़िए, आपका पेपर होते होते जब आपके पास क्वेश्चन भी आएगा तो दैनिक भास्कर में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेंशन किया हुआ होगा। इतना बेसिक लेवल का आपको करंट पूछा जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम सारी बातें देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं वेलफेयर के लिए, जो स्कीम्स होती हैं ना, और हमारे कौन फेमस पर्सनालिटी जो है और उनके प्लेसेस जो अभी न्यूज में रहे हैं ना। एक तो पर्सनालिटी वाला निकल गया टॉपिक, अभी न्यूज वाला। फिर हम स्पोर्ट कंपटीशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कौन खिलाड़ी है, कहां से आता है, कौन से गेम में पार्टिसिपेट करता है, क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, कौन सा अवार्ड उनको मिला है, अवार्ड की क्या राशि है, और क्राइटेरिया क्या होते हैं, कोचेस कौन होते हैं, उनको कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, एक्स वाई जेड सब, ठीक है। आपको अलग से किसी बुक को प्रेफर नहीं करना है, आपको अलग से कोई कंटेंट नहीं देखना है, केवल डिपेंडेंसी होगी तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के इन क्लासेस पर आपको इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि पेपर में जाने के बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो नाम याद करेंगे कि किसने पढ़ाया था, ठीक है। चलो फिर उसके बाद बात करें कि कंटेम्पररी यहां पर इवेंट्स जो वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं, कहीं पर कोई छोटा मोटा मुद्दा हो रहा है तो पॉजिटिव चीजों को, है ना, नेगेटिव को जनरली पेपर में कम पूछा जाता है, ठीक। फिर हम बात करें हमारा आईसीटी वाला, ओके मैंने यहां पे 5 लिख दिया, हमारा 5वां नंबर का ये रहा आईसीटी, जिसको मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें तो आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूं। यहां देखें आप ध्यान से, यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने आप में एक चैप्टर है कंप्यूटर्स के बारे में पूरी डिटेल, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कंप्यूटर टू द मॉडर्न डे कंप्यूटर, और जो कि आपका परम और आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कैसे आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, XYZ सारी बातें यहां पर, है ना। प्लस फिर बात करें रोबोटिक्स, अपने आप में एक चैप्टर है पूरा। फिर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जहां जहां जा रहे हैं, जब आप रील ओपन कर रहे हैं, जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब आप एलन मस्क को सुन रहे हैं, जब आप नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी तो एआई को बोल रहे हैं आई, और आई मतलब मम्मी। अब आप सोच के देखो उनके दिमाग में ये किस तरीके से चढ़ा हुआ है कि भाई साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता अभी फिलहाल में, ठीक है। तो आप बस इसको ध्यान रखें कि पेपर में ये मेंशन कर दिया गया है, यूज होने वाला है, क्वेश्चन आने वाले, ठीक। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, कोई ही स्टूडेंट या कैंडिडेट ऐसा होगा जो ये वीडियो देख रहा है और उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ हो या फ्रॉड के लिए कॉल ना आया हो, ठीक। रात दिन हमें ये चाहिए चल रही है हमारे सामने, डेली कोई ना कोई कॉल कर रहा है, बोले भैया 5,000 दे दो, कोई 20,000 दे दो, कोई फर्जी आईडी बना रहा है, तो कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत सारी चीजें, मतलब बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सभी लेवल पर इसमें इंफ्लुएंस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं, इसलिए यहां पर मेंशन किया। फिर बात करें ई गवर्नेंस, ठीक है, पेपर खत्म करो, ई पेपर शुरू करो, सॉफ्टवेयर पर आओ, छोटी छोटी किसान ऐप बनाओ, छोटे छोटे हमारे ई मित्र ऐप बनाओ, सारी चीजों को ऑनलाइन लेकर आ जाओ, क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास फैसिलिटीज है, आपके पास ब्रॉडबैंड है। गांव लेवल तक भी हमने भारत नेट स्कीम सुना होगा आपने। भारत नेट स्कीम में तो यही था ना कि गांव गांव तक जाकर क्या करवा दिया जाए, इंटरनेट की पहुंच करवा दी जाए, ताकि वहां पर भी पेपर वर्क खत्म हो, वहां पर भी जो आपकी जितनी भी स्कीम्स है वो सीधी वहां गांव लेवल पर पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर हम बात करें यहां पर ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स में आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, XYZ जो आप कंपनीज देखते हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही है, कब बनी है, किसने उसको डिजाइन किया है, सारी बातें यहां पर की जाएंगी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हमारे आता है टेक्निकल सिलेबस पे। सिलेबस जो है ये टेक्निकल का, मैंने आपको एक चीज मेंशन की, पर यूनिट 10 क्वेश्चंस, ये चीज कभी नहीं भूलने की, ठीक है। पर यूनिट 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे इजी सिलेबस बना दिया गया है इस चीज को बताकर उन्होंने। और अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल करते हैं, कैसे करेंगे। देखो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो आपकी 10 यूनिट्स है टोटल। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। एक्चुअल में ये 10 यूनिट्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट भी हैं। टोटल सब्जेक्ट देखें तो 14-15 सब्जेक्ट के आसपास जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको कंपाइल करके, इसको कंप्रेस करके 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। मैं यहां पर मेजर बात करूं तो होता क्या है, मैंने आपको पीछे ये समझाया कि यार हमारा एमपीपीएससी एई ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहां पर सिलेबस बहुत इजी है या वेल डिफाइंड सिलेबस है। अब इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं बेसिक चीज समझाता हूं। जैसे यहां पर स्ट्रक्चर एनालिसिस है, अब इस स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपके पास कौन आएगा, तो आपके पास आता है सूम, आपके पास यहां आता है टॉस,
ठीक है, तो इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आ जाते हैं। ठीक, जिसके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आएंगे, 7 to 8 क्वेश्चन या 6 to 8 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सोम के आ जाएंगे और बाकी जो रहेंगे वो टॉस के हो जाएंगे। वहीं जैसे ये आपका स्टील वाला जो सब्जेक्ट है, आरसीसी जो है, यहां पर आपके रिकमेंडेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा वास्ट और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक, फिर हम बात करें यहां पर सीपीएम की, तो ये जो आपकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो यहां पर मेंशन की गई है, ये तीनों में इजी की कैटेगरी में डालूंगा। देखो, ऐसा कोई चीज नहीं होती है जो बहुत इजी हो और ऐसी कोई चीज नहीं हो जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, पर हम लोग जब भी इजी और डिफिकल्ट बोलते हैं तो हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं, हम कंपैरिजन की बात करते हैं। तो ये तीनों जो यहां यूनिट मेंशन की गई है ना, ये कंपैरेटिवली इजी है और इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये आपको बराबर मार्क्स देके जाएंगे किसी एक डिफिकल्ट यूनिट के बराबर या डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बराबर भी। ठीक है, बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अब ये जैसे ये जो एनवायरमेंट आता है इसमें जो है ये काफी आपका वास्ट होता है, क्योंकि ये वाटर और आपका जो अलग दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, वैसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी आपका एक थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट आएगा, लेकिन अगेन फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स छोटा सब्जेक्ट है, इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। रेलवे इंजीनियरिंग अगेन छोटा सब्जेक्ट है और आपको पूरे 10 क्वेश्चन यहां से मिलने वाले हैं, मतलब 30 मार्क्स केवल आपकी ये यूनिट कैरी कर रही है छोटे सब्जेक्ट में। हाईवे एंड एयरपोर्ट्स भी आपका इतना वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि आपके इनमें से ऊपर यहां मैंने 3 बता दिए, यहां पर भी आपके पास 3 यूनिट आ गई, ये 6 यूनिट जो है, ये 6 यूनिट जिसके 60 क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल, ये तो आपके छोटे हैं ना, मतलब आपको इतना ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा और आपको क्या मिल जाएंगे उसके बदले उतने 10 क्वेश्चंस पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे। ठीक, फिर हम बात करें हमारा लास्ट, जैसे ये जियो टेक्निकल थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से पर पढ़ाया सभी जाएगा, सब पूरा अप टू डेट कंप्लीट कराया जाएगा सारा सिलेबस। इसके लिए हम यहां पर बात करते हैं कि जो हमारी बैच अनाउंस हो रही है, जो हम बैच लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इसमें आपको हम कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्लासेस आपके यहां चलेंगे उनके पीडीएफ नोट्स आपके पास होंगे, उनके सभी के जो आपको वीकली या 15 डेज या मंथ में आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि आप इसको शॉर्ट तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि हमारी क्लासेस जो हैं आपको लाइव तो मिलेंगी ही, लेकिन साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी। बाय चांस आप नहीं किसी दिन क्लास ज्वाइन कर पाते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी या कुछ दिन बाद भी देख सकते हैं। फिर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज आपको दोनों मोड में अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज के लिए, टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्टडी को आप वैल्यूएट कर सकें, आपको कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, याद रखें हर वीक में 2 स्पेशल क्लासेस, डेडिकेटेड क्लासेस होंगी जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उन पर बेस्ड होने वाली है प्रैक्टिस क्लासेस, जो आपको वीक में दो दिन है ना, 2 क्लासेस डेडिकेटेड क्लास होंगी जो केवल एमसीक्यू बेस्ड होंगी। ठीक, फिर हम बात करें डाउट सेशन की, आपका वीकली डाउट सेशन होता है और अगर इसके बाद भी आपको कोई बीच में डाउट आ जाता है तो हम आपको यहां पर 24/7 व्हाट्सएप और कॉल फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं, जहां पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट एट ऑन एनी टाइम। क्लियर है ये बात? अब ये सारी बातें जो हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये हमें कहां मिलेंगी? ठीक है, तो ये हमें मिलने वाली है नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन पर। ठीक है, नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अगर आप एप्पल के यूजर हैं, आईफोन यूज करते हैं तो एप्पल स्टोर पर जाइए, अगर आप वेब में चलाना चाहते हैं तो आप इसे वेब में भी चला सकते हैं, मतलब आप इसे पीसी या अपने लैपटॉप में भी चला सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको किसी भी आपके सिस्टम में कोई नया सिस्टम परचेस करने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम आप यूज करते हैं उसमें आपको ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप वहां पर हमारी लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, इवन XYZ सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज वहां पर आप हमसे ले सकते हैं। राइट, दूसरी बात करें हम लोग, आप इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड में आपको कुछ यहां पर डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे जिसको आप देख सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन पर ही जाना होगा, जहां पर आपको परचेस का ऑप्शन मिल जाएगा।
फिर हम बात करें, अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, पूरा डिटेल सिलेबस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप हमें यहाँ ऑफिस में आकर हमारे इस एड्रेस पर, भंवरकुआ ब्रांच पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन हमने किया। अगर आपकी डिमांड है तो हम एक टेक्निकल का कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ सिलेबस आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि हमें टेक्निकल का भी इसी तरीके से वर्ड बाय वर्ड डिटेल सिलेबस करवाइए, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।